अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, माई मदर हैंग्ड माई क्लोथ्स, इसमें से बताना है एरर कहाँ पे है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हैंग का यूज़ जो है ना, हैंग HANG, इसका मतलब क्या होता है, लटकाना या फिर फांसी पे देना। दोनों मतलब दोनों के दोनों अर्थ होता है इसका, लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग मतलब फॉर्म में किया जाता है। जब भी हम फांसी पे लटकाने के लिए करेंगे ना, तो हैंग का V2 बनाते हैं, ये वाला हैंग्ड, फिर उसका V3 भी बनाते हैं हैंग्ड। लेकिन किसी चीज़ को टांगने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो इसका V2 बनाते हैं HUNG हंग, V3 भी बनाते हैं हंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कपड़े को इसकी माने टांगा है, ना कि कपड़े को फांसी पे लटकाया है। तो यहाँ पे हैंग्ड ना होके HUNG हंग वाला होना चाहिए था, ठीक है ना। चलो, क्योंकि कपड़े को फांसी पे थोड़ी लटकाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द लेबरर्स, लेबर वर्ड नहीं होता। लेबर का मतलब बोलते हैं ना कि ये देखो लेबर जा रहा है, तो लेबर नहीं जा रहा होता है। लेबर का मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम थोड़ी कहीं जाता है। लेबरर बोलते हैं मतलब परिश्रम करने वाला, ठीक है ना, उसी का प्लूरल है लेबरर्स। रिलैक्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM, इसमें से आपको एरर खोजना है। आप वीडियो को रोक के एरर खोजते रहो, मैं आपको फाइनली आंसर बताता हूँ। देखो प्रीपोजिशन जब आपको बिटवीन आ जाए ना, तो बिटवीन के साथ जो है ना कंजक्शन है एक्चुअली ये, ठीक है ना, कंजक्शन है। बिटवीन के साथ एंड का यूज़ लगता है, ठीक है ना, कंजक्शन में भी पढ़ लेते हैं, बिटवीन को हम प्रीपोजिशन में भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसा समझ में आना कि बिटवीन के बाद जो है टू का यूज़ ना होके एंड का यूज़ होता है, ठीक है। चलो, ये मतलब दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, कंजक्शन का रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू का यूज़ ना होके एंड का होगा। अब बोलोगे देखो हम लोग पढ़ते हैं 4 बजे से 5 बजे तक, 4 to 5 PM, तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो 4 to 5 PM कर दो या फिर फ्रॉम का यूज़ कर दो बिटवीन के जगह पे। लेकिन हमारा इंग्लिश का ग्रामर क्या बोलता है, बिटवीन के साथ एंड का यूज़ करते हैं, और बिटवीन हमें दिख रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, इस टू के जगह पे एंड कर देना है। बट हमें फाइनली आंसर सी में एरर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। अब प्रिडिक्ट्स का हिंदी बताना, मैंने पार्ट 1 में बताया था, ठीक है ना। प्रिडिक्ट्स का मतलब पैसेज में मैंने बताया था ना, प्रिडिक्ट्स का हिंदी आप कमेंट करके बताना प्रिडिक्ट्स का हिंदी क्या होता है। एस्ट्रोनॉमर क्या कर रहा है भाई, प्रेडिक्ट कर रहा है, मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, प्रेडिक्ट कर रहा है क्या भाई, जो मतलब वो, देखो ये बोल रहा है जो वो एस्ट्रोनॉमर जो कि प्रेडिक्ट करता है भविष्य के बारे में, वो आ चुका है, पहुंच चुका है, ये बोल रहा है। तो एस्ट्रोनॉमर कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं करता। एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर जो कि स्पेस से रिलेशन रखता हो, ठीक है ना। तो प्रेडिक्शन कौन करता है हमारे फ्यूचर के लिए, वो एस्ट्रोलॉजर करता है, एस्ट्रोलॉजर होगा यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमर नहीं, ठीक है ना। जो खगोल शास्त्री बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर को, और एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिष शास्त्र, ठीक, ज्योतिष शास्त्री, तो ज्योति लोग ना प्रेडिक्ट करते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में इधर है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 नंबर में, ही इज सफरिंग डैश फ्लू। फ्लू एक बीमारी है, और सफरिंग का मतलब पीड़ित होना होता है, वह बीमारी से पीड़ित है। तो सफरिंग के साथ एग्जाम में याद रखना, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है। आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए को आंसर कर देना, आपका सही होगा, ठीक है। इसमें कम से कम जिसका 18 मार्क्स आता है वो बहुत अच्छा तैयारी है। 20 तो खैर नहीं आएगा, मुझे पक्का विश्वास है कि झूठ मूठ बोल दोगे 20 आया, वो मान नहीं, मैं नहीं मान सकता इस बात को कि 20 में भी सही किया होगा। बट 18 तक मान सकता हूँ, आपने 18 सही किया होगा। बट यहाँ पे अगर आप 14 से कम मार्क्स आते हैं ना, तो मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ी सी और हार्ड लेवल की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, हाउ डैश हॉर्सेज वेयर रनिंग इन द लास्ट रेस, ठीक है, मतलब पूछा गया कि लास्ट रेस में कितने घोड़े दौड़ रहे थे। कितने घोड़े, मैंने बताया था मच और मैनी का यूज़ कब कब करते हैं। मच का यूज़ तब करते हैं जब वो अनकाउंटेबल हो, मतलब जिसको गिन नहीं सकते, और मैनी का यूज़ कब करते हैं जबकि कोई जो है संख्या में गिना जा सकता है उसको। तो घोड़े को गिन सकते हो कि नहीं, जब 10 घोड़े हैं तो गिन सकते हैं इसलिए हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी का यूज़ होगा, मच का नहीं। जब यहाँ पे वाटर रहता, राइस होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, वहाँ पे क्या करते हैं भाई, मच का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं सिनोनिम ऑफ मौर्न। मौर्न का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता होगा, इसका मतलब होता है शोक मनाना, बोलते हैं ना मौन रखो, इंग्लिश में बोलते हैं मौर्न रखो, ठीक है, मौर्न। तो शोक मनाने का अर्थ में कौन सा होगा भाई, ये लैमेंट का मतलब होता है शोक मनाना, ये मैंने, मौर्न का मतलब होता है शोक मनाना, इसका सिनोनिम हो जाएगा लैमेंट, ठीक है। अब स्क्रीम का मतलब लिख देना चीखना, स्क्रीम मतलब चीखना, क्राई मतलब चिल्लाना, रिग्रेट मतलब पछतावा करना। राइट आंसर सी है हमारा। सिनोनिम ऑफ बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर। तो बंजर का बताओ इसमें सिनोनिम कौन सा है, फर्टाइल नहीं होगा, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जहाँ पे प्रोडक्टिव, ठीक है ना, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, उपजाऊ, ठीक है। फ्रूटफुल का भी मतलब होता है लाभदायक। तो ये बचा हमारे पास स्टेराइल, ठीक है ना, स्टेराइल का मतलब होता है बंजर, ठीक है ना। अब बोल रहा है एंटोनिम ऑफ डिफ्लेट। आपको वीडियो को रोक रोक के ना सॉल्यूशन देखना है, मेरे लिए वेट नहीं करना है कि
मैं जल्दी जल्दी क्यों चल रहा हूँ, तो अब मैं तो जल्दी जल्दी करूँगा ना, बिकॉज टाइम बहुत वीडियो बड़ा बन जा रहा है ना, तो आप समझ सकते हो कि मुझे धीरे धीरे करने में बहुत वीडियो बड़ा बनेगा। इसलिए क्या करना है आपको, ईजिली वीडियो को रोकना है और आंसर करना है, फिर मेरे आंसर को मिलाना है। तो डिफ्लेट का एंटोनिम, तो डिफ्लेट का सबसे पहले बोलोगे इन्फ्लेट। इन्फ्लेट क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोलेंगे ना, मिलता जुलता है इसलिए हम इन्फ्लेट कर देते हैं। खैर आपका तुक्का यहाँ पे सही जाता है, डिफ्लेट का उल्टा इन्फ्लेट ही होगा। डिफ्लेट का मतलब क्या होता है, पिच का आना। किसी चीज़ को, बैलून को फूला हुआ होता है ना, तो उसको गैस निकाल दोगे तो डिफ्लेट हो जाएगा, पिचक जाएगा, और उसमें हवा भर दोगे तो वो इन्फ्लेट हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा। इसका मतलब पिच का आना और इसका मतलब फूलाना। चलो तुक्का यहाँ पे आपका सही जाता है। डिफेक्ट मतलब हराना, ग्रो मतलब बढ़ना, रिड्यूस मतलब कम करना। ठीक है, राइट आंसर सी है। अब यहाँ पे वर्च्यू का एंटोनिम पूछा जा रहा है। वर्च्यू का मतलब पता है क्या होता है आपको? नहीं, वर्च्यू, वाइस वर्च्यू का मतलब आपने पढ़ा होगा नहीं ना, सद्गुण अवगुण। ठीक है ना, वर्च्यू का मतलब होता है सद्गुण और इसका उल्टा होता है वाइस। ठीक है, कुछ लोग वाइस बोलते हैं, वाइस बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप, इसका मतलब होता है अवगुण और इसका मतलब होता है सद्गुण। ठीक है, जेलसी का मतलब तो पता ही आपको, जलन होना। इम्परफेक्शन, देखो कुछ परफेक्ट होता है और उसका एंटोनिम इम्परफेक्ट होता है। ठीक है ना, वही है। डिफेक्ट मतलब पता है ना, किसी चीज़ में कमी होना। अभी देखो ये आपको इडियम फ्रेजेस है। एप्पल ऑफ द आई, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। ठीक है, एप्पल ऑफ द आई मतलब आंखों का प्यारा, बहुत दुलारा। ठीक है ना, डियरली लव्ड मतलब उसका मतलब वही होता है कि काफ़ी प्यारा होना, डियरली लव्ड। ठीक है ना, चलो राइट आंसर सी है। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है वो क्या विद पे, और A to Z स्टडी पे भी ऑलरेडी पढ़ाया मैंने बहुत बार इसको। वंस इन अ ब्लू मून मतलब वैसा मून जो कभी कभार दिखता हो। तो कभी कभार दिखने का अर्थ कौन सा दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी, रेयरली। रेयरली मतलब मुश्किल से या फिर कभी कभार, ओकेजनली। ठीक है, चलो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा। वन हु स्टडीज मैनकाइंड। वन हु स्टडीज मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? जो आदमी लोगों पर, इंसानों पर क्या करता हो? अध्ययन करता हो। इंसानों का अध्ययन करने वाले को लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, मानव विज्ञान, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, और उसको अध्ययन करने वाला एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। ठीक है ना, चलो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, द कंपनी क्या बोल रहा है, इन द सब सबर्ब्स। ठीक है ना, सबर्ब्स का मतलब मैं बताऊंगा। इसका मतलब होता है उपमहा, एक मिनट, उपनगर। उपनगर, ठीक है ना, उपनगर मतलब महानगर जो होता है ना, बड़े बड़े नगर, उनको बोलते हैं इन द सबर्ब्स। ठीक है ना, अ फैक्ट्री एंड अ ब्लॉक ऑफ ऑफिसेस इंटेंस टू बिल्ड। इंटेंस का मतलब वो चाहता है ऐसा काम को करना, इरादा। ठीक है ना, शॉर्टली का मतलब शीघ्र है। अब ये इसको क्या करना है, PQRS के रूप में हमें चेंज करना है। हमें देखो नीचे PQRS है, तो सबसे पहले द कंपनी के बाद क्या होगा, हम बोलेंगे कि एंड से अगर रिलेट कर दे, द कंपनी एंड अ ब्लॉक, तो इसके लिए वर्ब कैसा होना चाहिए, यहाँ पे दिमाग लगाओ। अगर हम द कंपनी के बाद एंड कर देंगे और ब्लॉक कर देंगे, तो इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे नाउन दो हो जाएगा, तो इसके बाद वर्ब होना चाहिए प्लूरल। लेकिन यहाँ पे वर्ब देखो, इंटेंट्स में एस लगा हुआ है इंटेंट के अंदर, तो सिंगुलर वर्ब बनाया है। तो जाहिर सी बात है द कंपनी के लिए इंटेंट्स आया है। क्यों भाई? क्योंकि एक कंपनी है, सिंगुलर है, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये चीज़ पता चल गया। अगर हम इसको एंड से जोड़ देते हैं तो आगे आने वाला वर्ब यहाँ पे इंटेंड होना चाहिए था, लेकिन इंटेंड ना होकर इंटेंट्स है। तो जाहिर सी बात है ये इंटेंट्स कहाँ पे आएगा, कंपनी के जस्ट बाद, मतलब एस नंबर पहले आएगा। एस नंबर किस में है, बी में है और डी में है। इस तरीके से आपको एक क्लू मिल गया बनाने के लिए। ठीक है ना, तो मैं फाइनली आंसर पे आता हूँ। ये क्या बोल रहा है, द कंपनी इंटेंड्स टू बिल्ड, कंपनी चाहता है कि बनाना, क्या बनाना भाई, अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री बनाना चाहता है। ठीक है ना, कंपनी क्या बनाना चाहिए, फैक्ट्री। ये तो इजीली पता चल गया। इन द सबर्ब्स, महानगरों में। ठीक है ना, तो यहाँ अब यहाँ पे बोलेंगे एंड अ ब्लॉक ऑफ ऑफिसेज, और वो क्या करना चाहता है, ब्लॉक और ऑफिसेज बनाना चाहता है। तो ये शब्द को तोड़ रहा है। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें, द कंपनी इंटेंड्स टू बिल्ड अ फैक्ट्री एंड अ ब्लॉक ऑफ ऑफिसेज इन द सबर्ब, मतलब मैं बोलूँगा ऐसे कि मुझे एक घर बनाना है और एक मंदिर बनाना है अपने गांव में। तो ऐसे थोड़ी बोलूँगा इसको कि मुझे घर बनाना है, अपने गांव में एक मंदिर बनाना है। कौन सा अच्छा लगा? दो सेंटेंस मैंने बोला, मुझे घर बनाना है, अपने गांव में एक मंदिर बनाना है। सेकंड हमारा, मुझे अपने गांव में एक घर और एक मंदिर बनाना है। तो ये वाला सेकंड वाला अच्छा लगा ना सुनने में? वही चीज़ है, द कंपनी इंटेंस टू बिल्ड, ठीक है, अ फैक्ट्री एंड अ ब्लॉक ऑफ ऑफिसेज इन द सबर्ब शॉर्टली। ठीक है ना, मतलब कंपनी जो है क्या कर रही है, एक बनाना चाहती है फैक्ट्री। ठीक है ना, एंड एक ब्लॉक ऑफिसेज बनाना चाहती है, कहाँ पे, महानगरों में, शीघ्र ही। ठीक है ना, वही आप मिला के पढ़ लेना कि कंपनी शीघ्र ही एक फैक्ट्री बनाना चाहती है, और क्या बनाना चाहती है भाई, कहाँ क्या बनाना चाहती है, एक ऑफिसेज बनाना चाहती है महानगर के अंदर शीघ्र उसको। ठीक है ना,
तो कौन सा हमारा हुआ SQRP। अब मैंने आपको क्लू दिया इसको बनाने के लिए कैसे, आप उस चीज़ को बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर, वेरियस क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करो और इसी तरीके से उसमें क्लू ढूंढ ढूंढ के निकालो, कब सिंगुलर है तो हमारा वर्ब कैसा है, सेंटेंस में कैसा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप मैच कराओ, ठीक है। चेंज इनटू एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है ना। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको चेंज करना है। सी इज़ रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है ना। तो ये बताओ यहाँ पे अ नोवेल क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा अ नोवेल। यहाँ पे इज़ रीडिंग है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या बनेगा इज़ बिंग बनेगा, इज़ बिंग, ठीक है ना। तो क्या होगा बिंग के बाद क्या होगा भी3 होगा ना, तो रीड का रीड होता है। अ नोवेल इज़ बिंग रीड बाई हर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ईजी से कंसेप्ट था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ही सीज आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ना नाउ है तो इसको हम देन बना देते हैं, तो ये देन हर जगह नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर हम पूरा का पूरा वही टेंस में प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में ही लिख रहे हैं, तब हम नाउ का देन यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज हम अभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी की सेंटेंस में मतलब डायरेक्ट में भी अभी के बारे में बात करेंगे और इनडायरेक्ट में भी अभी के बारे में बात करेंगे, तो देन का यूज़ कब करें, क्यों करेंगे, नहीं ना। जब हम इस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं ना, प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, तो आगे जाके कंप्लीट सेंटेंस को हम पास्ट में बदलते हैं, तब ना नाउ का देन में बदलते हैं। लेकिन कंप्लीट का कंप्लीट सेम सेंटेंस में हमें लिखना है, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं भाई, ही सीज डैट ही इज़ गोइंग टू मार्केट नाउ, बिकॉज सी का क्या बनेगा, सीज का सीज ही बनेगा, आपको पता है। और आई एम का क्या बनेगा भाई, ये ही के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे कुछ तो है नहीं, लेकिन ये बोल रहा है ना ही, किसी के बारे में बोल रहा है, तो ये ही किसी के बारे में बोलेगा, तो खुद के बारे में, तो दूसरे के बारे में तो आई बोलेगा नहीं, उसके बारे में ही बोलेगा। तो क्या बनेगा, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, बिकॉज ये टेंस वही का वही रह जाएगा। अब बोले कि वाज तो होगा नहीं, बिकॉज इन तीनों में टेंस चेंज कर दिया गया, जाहिर सी बात है प्रेजेंट को प्रेजेंट में रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट में है। अब देखो पैसेज, इस पैसेज को मैं कंप्लीट पढ़ा देता हूँ, फिर क्वेश्चन इसके ऊपर का करा दूंगा, ठीक है। पैसेज मैंने पिछली बार ही पढ़ाया था। इंडियन एयरलाइंस हैड नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट ऑकर्ड इन द फेलियर ऑफ एन एरोप्लेन इंजन। ऑकर मतलब घटना, किसी काम का होना, घटना किसी काम का मतलब इंसिडेंट, ऑकर मतलब कोई चीज़ घटना घट जाता है उसको बोलते हैं। तो बोल रहा है इंडियन एयरलाइन हैड नो पॉजिटिव रिस्पांस, मतलब इंडियन एयरलाइन जो थी पॉजिटिव रिस्पांस उसकी तरफ से कुछ भी नहीं आया। जो घटना हुआ था, किस चीज़ का घटना भाई, फेलियर ऑफ एन एरोप्लेन इंजन, जो एक एरोप्लेन इंजन का फेलियर का जो घटना हुआ था उसकी तरफ से इंडियन एयरलाइंस का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। इट वाज 1989, ये 1989 की बात है। इंडियन एयरलाइंस B059 इसका नाम है भाई, इंडियन एयरलाइन मतलब प्लेन का, गॉट क्रैश्ड इन द मिडिल ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है ना। वो इंडियन मिडिल, एक मिनट समझिए आप, वो क्रैश कर गया था प्लेन जो कि B059 है, कहाँ पे भाई, वो मिडिल ऑफ द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन के जस्ट मध्य में, बीच में, ओशियन के बीच में कहाँ हुआ था भाई, वो क्रैश कर गया था। B059 नाम का एक प्लेन था इंडियन एयरलाइन का, जिसमें क्या हुआ था 205 पैसेंजर डाइड, मतलब 205 पैसेंजर मर गए थे वहाँ पे। देयर वीयर नो क्ल्यूज अबाउट द B059, वहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं था, कोई सबूत बचा ही नहीं उनके कि मम्मी यहाँ पे कौन क्या हुआ क्या नहीं बचा B059 का, ठीक है, मिला ही नहीं उनको। सम सेज, कुछ लोग कहते हैं डैट इट गॉट क्रैश्ड बट सम सेड इट गॉट लॉस्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि क्रैश कर चुका है प्लेन, कुछ लोग बोलते नहीं नहीं खो गया है, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, हाईजैक कर लिया हो या फिर कुछ भी हो, खो गया है। यहाँ तक हमने पढ़ा, अभी आगे देखो, पैसेंजर रिलेटिव वेयर वरीड अबाउट देयर डियर वन, मतलब पैसेंजर्स की जो रिलेटिव थे वो लोग अपने लोगों के लिए काफ़ी चिंतित थे। वरीड मतलब चिंतित होने, डियर वंस मतलब अपने लोगों, अपने प्यारे लोगों, मतलब अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने लोगों के लिए चिंतित थे, ठीक है ना। डियर वन का मतलब अपने लोग। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दिया, द इशू ऑफ B059, जो इसका मुद्दा है B05 का, एज अ प्रायोरिटी, मतलब इसको मुख्य प्रधान रखो, इसको मुख्य रखो, इसको मतलब इसको दबाओ मत, इस मुद्दे को हमेशा क्या इस पर मतलब एक्टिव रहो इस मुद्दे को लेकर। इंडियन नेवी वे आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडियन नेवी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और ये पैसेज बिल्कुल रियल है, ठीक है ना। टू फाइंड द B059, मतलब B059 एयरलाइन को फाइंड करने के लिए किसने, इंडियन नेवी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बट नथिंग वाज फाउंड, लेकिन कुछ मिला नहीं। आफ्टर अ ईयर सम फिशर्समैन फाउंड द ब्लैक बॉक्स ऑफ B059, मतलब कुछ एक साल के बाद फिशर्समैन जो मछुआरे थे वो ब्लैक डब्बा मिला उनको B059 का उसी समुद्र के अंदर, विच कन्फर्म्स अबाउट द क्रैश ऑफ इंडियन एयरप्लेन B059 ड्यू टू इंजन फेलियर, जिससे कि ये चीज़ कन्फर्म हो गया कि B059 जो इंडियन एयरप्लेन था वो क्या हुआ था भाई, इंजन के फेलियर की वजह से क्रैश हुआ था, ठीक है ना।
बात समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन देखो, आप चाहो तो पैसेज को पीछे करके फिर से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे फिर से रोक दिया, वीडियो को रोक के पैसेज को फिर से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द क्रैश ऑफ B059, मतलब B059 का क्रैश होने का रीज़न क्या था। मैंने अभी जस्ट बोला कि इंजन का फेलियर होना, ठीक है, आपको मिल गया होगा, बट मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको कि आप लोग भी सॉल्व करो। यहाँ पे क्वेश्चन को रोक के आप सॉल्व करना, मैं आंसर पे आता हूँ। हु गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट क्लूज अबाउट B095, मतलब वो B059 एयरलाइन को खोजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिली थी। इंडियन आर्मी को तो मिली नहीं थी, इंडियन नेवी को मिली थी, बिकॉज वो पानी के बीच में गिरी थी ना, तो आर्मी वहाँ पे जाके क्या करती, इंडियन नेवी जाएगी। B059 गॉट क्रैश एट विच प्लेस, मतलब B059 जो एरोप्लेन था वो किस जगह पे क्रैश किया था। लिखा हुआ है साफ साफ द इंडियन ओशियन में, ठीक है ना, वो तो पैसेज में ही था कि इंडियन मिडिल ऑफ द इंडियन ओशियन। वाट कुड बी एज्यूम फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से आप क्या एज्यूम करते हो, ठीक है ना, ये सारे हम पढ़ेंगे, बताएंगे कौन सा सही है। इट वाज एन एयरलाइन मिस्टेक, मतलब ये एयरलाइन का, इंडियन एयरलाइन का एक मिस्टेक था, ऐसा तो कुछ था नहीं भाई, उसका इंजन फेल हो गया तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोई मिस्टेक नहीं था, वो मशीनरी चीज़ है, कभी भी फेल हो सकती है। द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी स्टेप, क्या सरकार ने कोई भी रिस्पॉन्स मतलब एक्शन नहीं लिया, तो ऐसा बात नहीं है, इसको प्रायोरिटी दिया था गवर्नमेंट ने कि चलो भाई इसके प्रति जागरूक हो और जल्दी से इसकी जांच पड़ताल स्टार्ट करो। और इंडियन नेवी ने क्या किया भाई, एक्टिव भी थे। इंडियन नेवी डिड नॉट वर्क प्रॉपरली, बोल रहा है कि इंडियन नेवी अपना वर्क प्रॉपरली नहीं की, तो ये तो कभी हो नहीं सकता कि हमारी डिफेंस सर्विसेज कभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। उनका जो है दुनिया में सबसे टॉप लेवल का काम होता है, सब कोई जानता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम की थी इंडियन नेवी, वो बात अलग है कि नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो फाइनली आंसर मिला हमारा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब ये जो है हम तीनों को नहीं मानते हैं ऐसा कुछ। हमारे इंडियन ने भी बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने भी प्रायोरिटी दिया उसको, और वो एयरलाइन का कोई मिस्टेक भी नहीं था, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी पैसेंजर डाइड, मैंने पैसेज में बोला, पैसेज ऊपर जाकर पढ़ सकते हो, 205 पैसेंजर हैड डाइड, ठीक है ना। वहाँ पे कितने मर चुके थे भाई, 205,